Welcome back on the show. I'm really sorry for that. There was a disconnectivity. So we were talking about this फैक्ट के हम कॉन्सेप्ट ऑफ नूर के हवाले से बात कर रहे थे और हसन साहब हमसे डिस्कस कर रहे थे अपनी जो रिसर्च की जो उनकी थ्योरी है हम उसके हवाले से बात कर रहे थे। जी हसन साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं अर्ज कर रहा था कि साइंस जो है मॉडर्न साइंस बेसिकली उसका एक साइंटिफिक मेथड है रिसर्च का, और उस रिसर्च के तहत लॉजिक जो है वो स्टार्ट की जाती है, लॉजिकल डिस्कशन होती हैं और उसमें एम्पिरिकल मेथडोलॉजी इख्तियार होती है जो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। जबकि कुरान से इस्तिंबात करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉजिक वो भी है, ये भी लॉजिक है, लेकिन लॉजिक का लफ्ज हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो बेसिकली वेस्टर्न मेथडोलॉजी को पोर्ट्रे करता है। ये लफ्ज सही है, हिकमत का लफ्ज प्रॉपरली पोर्ट्रे करता है जब हम कुरान की मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के लिए। इसका फर्क समझाने के लिए बेसिक सी एक मैं मिसाल दूं कि जब एक वेस्टर्न साइंटिस्ट किसी दरख्त पे लगी हुई बीमारी को स्टडी करता है तो उसके पत्तों को स्टडी करता है, उसको पता नहीं चलता कि पत्तों के जरिए से कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है दरख्त की, इसकी रूट कॉज क्या है। तो वो पत्तों को स्टडी करने के बाद टहनी पे जाता है और टहनी को स्टडी करने के बाद वो शाख पे जाता है और फिर तने की तरफ जाता है। ये उसका प्रोसीजर होता है आगे बढ़ने का, रिसर्च को आगे बढ़ाने का। सही। वो रिसर्च जो कुरान की बुनियाद पर की जाती है वो स्टार्ट लेती है रूट से, कि अगर पत्ते में कोई बीमारी लगी है तो रूट्स बता देती हैं कि बीमारी क्या लगी, क्योंकि रूट में हर चीज का वो मौजूद है, फॉर्मूला मौजूद है कि पत्ते को क्या बीमारी है या फूल को क्या बीमारी है या फल को क्या बीमारी है। वट एवर द डिजीज में बी, इट इज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम अ गुड ऑब्जर्वेंस ऑफ रूट्स। राइट। जड़ें जो हैं उनको देखकर बताना is much more easier and much more faster and much more clearer, vivid. सही। It is a more vivid methodology of research. लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट क्योंकि वो बियॉन्ड 5 सेंसेस नहीं ऑब्जर्व कर सकता, इसलिए उसको कई दफा अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए मुख्तलिफ टूल्स की जरूरत पड़ती है। वो कभी बाइनोकुलर्स इस्तेमाल करता है, कभी हबल की टेलीस्कोप इस्तेमाल करता है, कभी वो रिसर्च लेबोरेटरीज की टेलीस्कोप से इस्तेमाल करता है। उसकी मुख्तलिफ रिसर्च टूल्स होते हैं जो वो इस्तेमाल करता है और इस तरीके से वो आगे बढ़ता है। सही। जबकि कुरान बेस्ड जो रिसर्च होती है उसमें एक रिसर्च स्कॉलर को बहुत ज्यादा पाक साफ रहना जरूरत होती है। एजुकेशन उसको जो कुछ वो हासिल करता है, इल्म हासिल करता है, वो किताबों से हासिल नहीं करता। वो उसको अलका होता है या विजदान होता है या फिर वही होती है उसको। सही। वही का स्टेटस बहुत ज़्यादा बुलंद लोगों के लिए है और अलका और विजदान का स्टेटस लोअर स्टेटस के रिसर्च लोगों के लिए। हम उनको रिसर्च साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन खुद उनको जो उनकी ज़बान में औलिया अल्लाह कहा जाता है। सही। ये औलिया अल्लाह को इल्म जो मिलता है ये किताबों से नहीं मिलता। इनका इल्म का जरिया नूर की शुआएं हैं जो इनको मुयस्सर होती हैं। ये नूर कहाँ से इनको मुयस्सर होता है उसके ऊपर आज मैं अपनी सारी गुफ्तगू बेस करूंगा। ठीक। औलिया अल्लाह का इल्म जो होता है उसमें 2-3 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। एक ये कि अपने जिस्म को पाक रखना बहुत जरूरी होता है, अपने दिमाग को पाक रखना और फोकस्ड रखना वहदानियत की तरफ। खुदा एक है, इस वहदानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कायनात को ऑब्जर्व करना। और तीसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो दिल को पाक रखना। सही। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो बियॉन्ड 5 सेंसेस ऑब्जर्व करने की सलाहियत देती है। आपके दिल में अगर मैल है, कीना, बुग़्ज़, अनाद, जलन, हसद, ये सब बीमारियां हैं दिल की। बीमार दिल के लोग ये चीजें ऑब्जर्व नहीं कर सकते जो बियॉन्ड 5 सेंसेस होती हैं। जी। अब जाहिर बात है ये जब आपके सेंसेस ही कायनात के इतने सारे राज
समझने की सलाहियत रखते हैं, और साइंटिस्ट हजरात जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं वो तमाम के तमाम इतनी सारी चीज़ों को डिसाइफर कर रहे हैं, जी तो इल्म फैलता चला जा रहा है। लेकिन ये इल्म महदूद है अभी तक 5 हवा से खमसा की हदों तक। सही है। इसके बियॉन्ड अगर आपने जाना है तो आपको अपने छठी हिस्स या सो कॉल्ड 7वीं हिस्स ओपन अप करनी पड़ेगी, जो कि वेस्टर्न स्कॉलर्स इसके भी राज बता रहे हैं हमें, लेकिन वो सही ये बातें इतनी परफेक्ट तरीके से नहीं जानते जितनी परफेक्ट तरीके से औलिया अल्लाह जानते हैं। सही है। औलिया अल्लाह आज से कई 100 साल पहले वो सारे काम कर रहे थे जो आज का साइंटिस्ट अभी तक नहीं कर पाया। मिसाल सही के है। तौर पे टेलीपोर्टेशन का तस्वर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा राइज है, और बहुत से साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और सही बहुत से साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं अभी एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना विद इन सेकेंड्स, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, जिसकी ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो केमिस्ट्री अभी तक डिस्कवर कर पाई है, ह्यूमन केमिस्ट्री जो अभी तक वेस्टर्न केमिस्ट्री जो अभी तक डिस्कवर कर पाई है, उन तमाम एलिमेंट्स वो सब ह्यूमन बॉडी में मौजूद है। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जिस्टेंस को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, ये टेलीपोर्टेशन अभी मजीद पता नहीं कितने साल लगा दे, ये साइंटिस्ट वेस्टर्न ओरिएंटेड साइंटिस्ट पता नहीं कितने ज्यादा साल लगा दे। जबकि हमारे एक वली थे लाल शाहबाज कलंदर, जो यहाँ हमारे इलाकों में मौजूद है सिंध में, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ऊंचा फ्लाई करते थे। इनका नाम लक़ब जो शाहबाज दिया गया इनको, वो इसीलिए दिया गया क्योंकि ये बहुत ऊंचा फ्लाई करते थे और बहुत ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। वो लोग जो इस औलिया अल्लाह के इस सलाहियत से वाबस्ता हैं, वो उसको तय्युल अर्ज करने की सलाहियत बोलते हैं। इसको कहा जाता है तय्युल अर्ज कर लेना, यानी कि जमीन को सुकेड़ कर इतना छोटा कर लेना कि आप एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। लंदन से पाकिस्तान आना हो या पाकिस्तान से न्यूयॉर्क जाना हो तो आप एक सेकंड में जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है अभी वेस्टर्न साइंस इसके ऊपर काम कर रही है, और कई साल लगेंगे मजीद उनको ये काम करने में, जबकि हमारे अपने औलिया अल्लाह इन बातों को कई 100 साल पहले इन राजों को जान चुके थे। उसकी बुनियादी वजह एक थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पूरी साइंस, वेस्टर्न साइंस का जो कोई कनेक्टिंग एक नुक्ता नहीं है, कोई कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है। एक जो बायोलॉजिस्ट है वो जो रिसर्च कर रहा है, या जो केमिस्ट है वो जो रिसर्च कर रहा है, इन दोनों की रिसर्च जो है, जो क्वांटम फिजिस्ट है उसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनता। कोई एक ऐसी एक एंटिटी नहीं है जो इन तमाम रिसर्चेस को एक जगह जोड़ रही हो। वन होलिस्टिक व्यू जो कायनात का है वो साइंटिस्ट के पास नहीं है। उसकी बुनियादी वजह उनकी तमाम तर साइंटिफिक डिस्कोर्स में से खुदा की जात का ना होना, रिलीजन का एग्जिस्ट न करना। पूरी उनकी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में कहीं रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता। सही। जब तक आप वाहदानियत की सोच को नहीं समझेंगे, एक खुदा की सोच को नहीं समझेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कायनात की क्रिएशन और उसकी एग्जिस्टेंस, बुनियादें क्या है, कैसे ये कायनात फैली है। जो लोग कुरान को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, वो ना भी अच्छी तरह समझे तो भी बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम तो हर किसी को पढ़ना आता है। और उसके बाद फिर कुरान को जो सूरा समराइज कर रहा है वो सूरह अलहम्द है। अलहम्द की 7 आयतें हैं और उसकी पहली आयत है बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तो सिर्फ अगर आप बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम को प्रॉपरली ऑब्जर्व, डीपली वो ऑब्जर्व करें उसमें, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला अपने आप को 2 अल्फाज से इंट्रोड्यूस करा रहा है। सबसे पहला लफ्ज अल्लाह और उसके बाद फिर रहमान और रहीम। ये 2 अल्फाज जो हैं ये सारी कायनात के फैलाव को डिस्क्राइब कर रहे हैं, समरी है सारी कायनात के फैलाव की। कैसे लफ्ज अल्लाह, अल्लाह अपनी एक कुरान में एक जगह जिक्र करता है कि मैं कायनात में फैला हुआ नूर हूं। नूर जो है ये अल्लाह की खिलकत भी है
और खुद अल्लाह भी है। नूर की एक किस्म तो इंसानों को 5 हवासे खमसा से पता चल जाती है, मसलन आंख देख सकती है कि बल्ब जो जल रहा है ये कितनी शिद्दत की लाइट रखता है, कितने वॉट्स हैं इसके अंदर। लेकिन नूर की एक दूसरी किस्म है वो भी नूर ही है, लेकिन बड़ी सटल सी उसकी कैफियत है, और वो नूर है जिसको हम इश्क को डिस्क्राइब करते हैं। हम सादे अल्फाज में उसको इश्क बोल सकते हैं। सही। या सादे कुरानिक लैंग्वेज में खुदा की वो मोहब्बत जो इंसानों के लिए है, रहमानियत और रहीमियत। सही है। कुरान की जबान में मोहब्बत को या इश्क को एक और लफ्ज से याद किया जाता है जिसको कहते हैं कौसर। सूरह कौसर बयान करती है इस कैफियत को, इस मोहब्बत की कैफियत को सूरह कौसर बयान करती है। सही। ये फिर कभी मैं इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे सूरह कौसर की डिटेल्स। फिलहाल मैं बात को तरतीब से आगे बढ़ाते हुए रहमान और रहीम के लफ्ज को आगे बढ़ाऊं। नूर जो कायनात में खुदा का फैला हुआ है, इसकी 100 किस्में हैं, 100 बेसिक किस्में, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के 100 मुख्तलिफ नाम डिस्क्राइब किए गए हैं। ये 100 मुख्तलिफ नूर की किस्में हैं। इन 100 किस्मों से अगर प्रोबेबिलिटी, अगर वो उसको रेशो बनाया जाए कि 2 मुख्तलिफ किस्म के नूर जब मिला दिए जाएं तो एक तीसरी किस्म का नूर बनता है। इस तरीके से 100 मुख्तलिफ किस्म के नूरों की जो कैफियतें बनती हैं वो अनगिनत है, इनफिनिट हैं। इनफिनिट नूर की कैफियतें हैं जो कायनात में फैली हुई। इस नूर की कैफियतों की एक मखलूक भी है जिसको हम उर्फ़े आम में उर्दू जबान में फरिश्ते बोलते हैं, अरबी जबान में इनको मलक बोलते हैं। सही। ये नूर की तमाम किस्में जो हैं, इनके अंदर डिसीजन पावर नहीं है, ये फैसला अपना खुद नहीं करती। इनको जो कहा जाए, खुदा जैसा कहता है वैसे फरिश्ते काम करते हैं। इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ठीक है। ये नूर है, नूर की एक ये तख्लीक है। उसके बाद जहां जहां नूर मिलेगा आपको, इवन वो नूर जो ह्यूमन आई से डिस्कवरेबल है, यानी कि बल्ब, लाइट का बल्ब, उस नूर के अंदर भी जो एक हीट फैक्टर और एक लाइट फैक्टर है। पुराने जमाने का बल्ब में हीट फैक्टर ज्यादा था, आज के दौर के बल्ब में नूर फैक्टर, लाइट फैक्टर ज्यादा है। ठीक है। जहां नूर होगा वहां हीट जरूर होगी। मतलब यह कि नूर की कवरिंग जो है वो हीट करती है हर जगह। नूर जहां होता है वहां हीट उसको कवर करती है। कायनात में ऐसे ही जहां नूर फैला वहां हीट भी फैली। सही। लेकिन नूर और हीट से मिलकर एक मखलूक भी खल्क हुई जिसका नाम हम जिन रखते हैं। हम कहते हैं जिन्नात है। जिन्नात की एग्जिस्टेंस को अभी तक मॉडर्न साइंस ने उस तरीके से अप्रूव नहीं किया जिस तरीके से हम एक रिलीजियस साइंसेस में इसको एक्सेप्ट करते हैं। जिन्नात की एग्जिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान अपने रास्ते से जो जिस तरीके से भी डिस्कवरीज कर रहा है, डिसाइफर कर रहा है कायनात को, वो आखिरकार मान जाएगा कि जिन्नात की भी एग्जिस्टेंस है और उसकी वो कैसी किन किन कैफियतों के जिन्नात हैं, उनकी एज 1000 साल या इतनी ज्यादा एज क्यों होती है, ये सब बातें इंशाल्लाह मॉडर्न साइंस भी जान जाएगी। लेकिन हम ये बातें अपने रिलीजियस लिटरेचर के जरिए से जानते हैं। सही है। जिन्नात की तख्लीक के बाद जो तीसरी चीज तख्लीक हुई वो मलकूत है। मलकूत ये मलक से मुख्तलिफ है। इनकी तश्कील में नूर सबसे पहले, उसके बाद आग और उसके बाद हवा शामिल है। क्योंकि हवा जो है वो आग का भी कवर है। आग का समझे एक लिफाफा है, कवर है हवा जो है। इसलिए ये भी अपनी एक तीसरी किस्म की मखलूक है जिसको हम मलकूत कहते हैं। अब ये तीनों खिलकत की कैफियतें जो हैं, जो खुदा जिसको सस्टेनेंस दे रहा है, इन तीनों को भी खुदा, इन तीनों का भी रब है, पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन मीन्स सिर्फ इंसान के, इंसान के वजह मारा है, बियॉन्ड 5 सेंसेस हैं। वो भी खुराक अल्लाह ताला दे रहा है।
जिन की भी खुराक है, हम्म, फरिश्तों की भी खुराक है, और मलकूत की भी खुराक है। इन सब की खुराक सही है। इनको मिल रही है। हम्म, उसके बाद आती है खिलकत की कैफियतों में, जब ये जो नूर के बाद आग, आग के बाद हवा, हवा के बाद पानी की खिलकत है जो कायनात में मौजूद है। सही। पानी की कैफियत में साइंसेस कहती है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हम्म, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हवा की वो कैफियतें भी हैं जो अभी तक हम्म, साइंस ने डिस्कवर नहीं की। हम्म, हवा की वो कैफियतें भी हैं जो आग, आग भी है पानी के अंदर, जो कि सही है। साइंस के तस्वुरात से मावरा है। ये बात समझनी बड़ा मुश्किल काम है। हम्म, और उसके बाद पानी के अंदर नूर भी मौजूद है। तो हम्म, पानी की खिलकत जो है वो नूर प्लस आग प्लस हवा, और उसके बाद इन तीन चीजों से मिलकर चौथी चीज जो बनी है वो पानी है। सही। ठीक। अब सही। पानी की अपनी मखलूकात हैं जो पानी में एग्जिस्ट करती है। हम्म, कुरान भी ये बात बता रहा है, और मौला अली की नहजुल बलागा भी ये बात बता रही है कि हम्म, पानी के जानवर इंसानों से, जमीन पर पैदा होने वाली तमाम तर मखलूकात से पहले पैदा हुए। कि सही। जितने नबातात, जमादात, हैवानात, और उसके बाद फिर इंसान जो खल्क हुआ, ये हम्म, पानी की मखलूकात के बाद हुआ। सही है। जितना भी जमीन के ऊपर जो भी खिलकत कायम हुई, हम्म, वो पानी की बात हुई। ठीक है, वो जो तरतीब से ये सही सब है। चीजें, इंसानों से पहले भी हैवानात पैदा हुए और फिर इंसान पैदा हुए। तो हम्म, ये खुदा की खिलकत को नूर से लेकर हम्म, अशरफुल मखलूकात तक समझना, ये कुरान सही। के जरिए से तो पॉसिबल है, लेकिन हम्म, मॉडर्न साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से ये पॉसिबल नहीं है। हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, या थर्ड जी वर्ल्ड जी। कंट्रीज के अंदर, या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, ये सब एक मखसूस हम्म, वेस्टर्न मेथोडोलॉजी से इंसान को ग्रूम कर रही हैं। सही। अभी तक वो यूनिवर्सिटीज हम्म, जिनके जरिए से औलिया अल्लाह क्रिएट हम्म, होने हैं, या हम्म, वो यूनिवर्सिटीज जिनके जरिए से इंसानों ने हम्म, टेलीपोर्टेशन सीखनी है, विद इन सही। सेकंड ट्रैवल करना सीखना है, वो हम्म, अभी तक यूनिवर्सिटीज बनी ही नहीं है। हम्म, अभी तक वो यूनिवर्सिटीज कायम ही नहीं हुई। अगर सही। आपको याद हो, निशात सानिया, रेनेसां का जमाना वो था जी जी। जब वेस्टर्न वर्ल्ड में दोबारा लॉजिक की बुनियाद पर रिलीजन के चुंगल हम्म, से, एक जीलट के रिलीजन से, यानी कि एक हम्म, तकियानूसी किस्म के रिलीजन के चुंगल से निकल कर जब साइंसदानों ने अपना काम किया था, जी। और इस काम ने अपना एक बड़ा मकाम बनाया था, तो इसको हम्म, वेस्टर्न वर्ल्ड रेनेसां के नाम से याद करती है, हम्म, जिसमें जिसके बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सही। लेकिन एक इस्लामिक रेनेसां भी आई थी, जहां हम्म, आपको तूसी और फाराबी और इब्ने सीना और हम्म, उमर खयाम जैसे साइंटिस्ट मिलते हैं। ये जी। तमाम के तमाम साइंटिस्ट जो थे, ये पुरानी मदरसों से निकले थे। ये मदरसों हाँ, से निकल कर इन्होंने साइंसेस के अंदर एक्सेल किया। सही। केमिस्ट्री में और दूसरे अलजबरा में अपने बड़े जी। कारनामे किए, और ऐसी ऐसी किताबें लिखी जो आज तक हम्म, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही हैं। हालांकि सही। वो 400 साल 500 साल पुरानी बात है, लेकिन सही क्योंकि है। वो कुरानिक बेस्ड इल्म था, इसलिए हम्म, उसने एक अपनी जगह बनाई थी, दुनिया को एक नया निजाम दिया था साइंसेस हम्म, का। ठीक है। सही। लेकिन क्योंकि इस्लामिक सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा जवाल में आ गई, और हम्म, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने एक उरूज हासिल कर लिया, इसलिए इस्लामिक मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी दबाव में आ गया, और सही। कम पड़ गया, छोटा पड़ गया। इसलिए सही। कुरान से इस्तेंबात करके उलूम देने वाले अफराद बहुत कम रह गए। ठीक है। फिर दरवेशों के पास जब अपनी बात समझाने का कोई रास्ता न मिला, हम्म, नौजवान लोग तो डॉक्टर्स के पास चले गए। हम्म, तो दरवेशों को अपनी बात समझाने का जब कोई रास्ता न मिला, जाहिर बात हम्म, है, आप एक डॉक्टर की बात को समझते हैं जब आप बेसिक से कोर्सेज कर लेते हैं, आप बीएससी हम्म, करते हैं केमिस्ट्री में, फिर हम्म, मास्टर्स करते हैं केमिस्ट्री में, उसके बाद पीएचडी लेवल के ऊपर जाकर आपको केमिस्ट्री के कुछ बुनियादी राज, नए सही। राज आपके इल्म में आते हैं। इसी हम्म, तरीके से स्पिरिचुअल साइंसेज हैं
जहां एक वली जो है अपने राज उसी वक्त समझा सकता है जब वो 8-10 साल किसी बच्चे को, किसी जवान को ग्रूम कर ले अपने एक मखसूस डायरेक्शन में, जिसको उनकी लैंग्वेज में चिल्लाकशी कहते हैं, सही है, या मराकबा कहते हैं, ठीक ठीक है, है, या अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने की मेथोडोलॉजी पहले वो सिखाते हैं कि सही है, आपको अपनी शख्सियत, अपने आसाब को कैसे कंट्रोल करना है। सही, आपके आसाब के कंट्रोल पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा गहरे राज कायनात के समझ सकते हैं। सही है, कम आसाब वाले लोग ये काम नहीं कर सकते, यानी कि औलिया अल्लाह के रास्ते से उलूम हासिल करने का काम ये कमजोर आसाब वाले लोग नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, सही, ये इसकी एक बुनियाद है। सही तो है, वेस्टर्न साइंस अब तक जो कुछ कर सकी, अब आकर इस वक्त इंटरनेट के आने के बाद वेस्टर्न साइंस एक डेड एंड पे नजर आ रही है हमें। ठीक है, बज़ाहिर तो एक आम आदमी के लिए अभी भी बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, अभी भी नए साइंसेस आ रही हैं मैदान में, लेकिन बावजूद इस नई साइंसेस के ह्यूमन बीइंग अपना 10 to 15 to 20% ब्रेन से ज्यादा ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर सका। सही है, ये ठीक है, वेस्टर्न साइंटिस्ट खुद कहता है कि इंसान अभी तक अपना 20% ब्रेन बहुत ज्यादा अजीम केसेस में, यानी आइंस्टाइन के केस में, या आप कह लें टेस्ला के केस में शायद ऐसा हुआ जी, हो कि इंसान ने अपना ब्रेन बियॉन्ड 15% इस्तेमाल किया हो, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब जो नया रेनेसां इस्लाम का आ रहा है, दोबारा मुसलमान अपना एक मकाम बना रहे हैं दुनिया में इस्लाम हम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे जब इंट्रोड्यूस हो रहा है और एक टकराव आ रहा है, टकराव जी, कैसा महसूस हो रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, तो ये इस्लाम अपनी नई साइंसेस लेके आएगा। सही, वो नई साइंसेस वो होंगी जो बियॉन्ड 20% ब्रेन इस्तेमाल करने वाले लोग क्रिएट करेंगे। सही वो है, नए आइडियाज जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वो अब शुरू होंगे। ये इंटरनेट बजाते खुद फोटोन राइट, बेस्ड है, फोटोन इज नूर के पैकेट्स, इंटरनेट बजाते खुद नूर के पैकेट्स हैं। आप ये अंदाजा लगा लें कि पिछले 10 साल में इंटरनेट के आ जाने के बाद से इंसान की अवेयरनेस लेवल कितना ज्यादा हाई हुआ है। राइट, बिल्कुल ऐसा है, अगर इंसान इससे ज्यादा एकदम एक जंप ले जाए, अक्सर लोग मतलब औलिया अल्लाह कहा करते हैं कि इंसान ने अब जो जंप लेना है फ्यूचर में, वो इतना बड़ा जंप है कि वो आप कंपेयर करेंगे जैसे एक चिंपैंजी और आज के इंसान में जो एक अवेयरनेस लेवल के अंदर जो फर्क है, वही फर्क आज के इंसान में और आज से 50 इयर्स बाद के इंसान में जो जंप आने वाला है, वो ये बड़ा जंप है। सही, इस जंप को समझने वो तमाम साइंटिस्ट, वो तमाम औलिया अल्लाह जो इस जंप को समझ लेंगे, वो तो शायद सरवाइव कर जाए। वरना आपके इल्म में भी और हम भी जानते हैं कि दुनिया अब बहुत बड़ी जंगों और बहुत बड़ी वबाओं के लपेटे में आने वाली है, और वो लोग जो पहले से प्रिपेयर्ड हैं इस क्राइसिस को फेस करने के लिए, वो बड़े बुलंद शऊर के लोग हैं जिनके ब्रेन्स बियॉन्ड 20% काम कर रहे हैं। वो नई साइंसेस क्रिएट करके अपने सर्वाइवल के रास्ते बना रहे हैं। सही, वो रास्ते दिखाने के लिए बुनियाद जो है, जो समझने वाली बुनियाद है, वो नूर है। सही है। नूर हसन साहब, मैं यहाँ आपसे ह्यूमन बॉडी। मैं कुछ सवालात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली एक बड़ा वाज़े बता रहे हैं चीज़ें, लेकिन मेरे जो देखने वाले हैं, मैं समझ सकता हूँ कि उनके दिमाग में कई सवालात आ रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि वो सवालात भी मैं आपसे साथ-साथ पूछता जाऊँ, वरना मेरा ख़्याल है कि हमारा सारा वक़्त जो है वो एक साइडेड हम सुनने में लगा देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो क्लेरिफ़िकेशन अगर कोई हो सकती है तो वो भी होती चले साथ-साथ। कता मैं कलामी पूछूँ आपसे माफ, कुछ? एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जी, अभी मैंने जो बुनियादी जो बात करनी थी, नूर इन ह्यूमन बॉडी, हाँ। ये अभी इस बात स्टार्ट नहीं की। अब आप पहले बात कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह। चलें, आप पहले बात मुकम्मल कर लें, ये नहीं, वो नूर इन ह्यूमन बात बॉडी फिर की। मैं फिर हुँ। किसी दिन कर लेंगे। आप बात अपनी सवालात करें। अच्छा, चलें। मैं सर ये पूछना चाह रहा था, पहली बात तो मैं ये इसमें जानना चाह रहा हूँ
कि आपने जैसे बताया कि नूर की एग्जिस्टेंस के बारे में आपने पूरी गुफ्तगू की, इसमें 2-3 चीजें आपने जो कही है मैं थोड़ा सा उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे, क्योंकि जो आम आदमी सुन रहा है वो ये समझने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पे आपने जैसे बताया कि हमने जो सुना, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था अपनी गुफ्तगू के, कि इंसान जो है वो मट्टी से तख्लीक हुआ, फरिश्ते जो है जैसे आपने कहा कि नूर से तख्लीक हुए, लेकिन जब आपने जिन्नात की बात की तो आपने उसमें बताया कि वो नूर और आपने आग, इन दोनों का जो है आपने वो जिक्र किया। तो मैं चाह रहा था हसन साहब कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि लोगों के दिमाग में तो ये है कि जिन्नात की जो तख्लीक है वो तो आग से हुई है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ये कि आपने उसमें कहा कि वो नूर से भी वो तख्लीक हुई, यानी कि नूर और आग के मिलाप से, समझ लीजिए नूर और आग से वो तख्लीक हुए। तो इस चीज को थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुरान की तरफ अगर हम जाते हैं या दीन की तरफ हम जाते हैं तो जहां तक मेरी नॉलेज है बड़ी लिमिटेड सी, उसमें मैंने ये सुना है कि वो आग से तख्लीक हुए। तो क्या इस पे कोई हमारे पास इस्लामी या दीनी या कोई आयत ऐसी मौजूद है, या कोई ऐसी आप बता सकते हैं, इसको मजीद डिफाइन कर सकते हैं? जी मैं कोशिश करता हूँ। जी। बेसिकली एक और डिफरेंस जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी और हमारे इस्लामिक मेथोडोलॉजी में है वो ये हाँ। है कि हमारी जो वेस्टर्न रिसर्च है वो एक अजम्पशन लेती है और उसके ऊपर सैंपल्स इकट्ठे करती है, उसके ऊपर अपने लॉजिकल रीजंस डेवलप करती है और उसके बाद फिर उसको एक साइंटिफिक लॉ के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। सही है। अगर वो वैलिड प्रूव हो जाए तो वो साइंटिफिक लॉ के तौर। अजम्पशन लेना एक बुनियाद है आपकी तमाम तर रिसर्च की, जबकि राइट। कुरान से इस्तेमाल करने के अंदर अजम्पशन कोई नहीं लेनी होती। हाँ। वहां पे अजम्पशन लेने को डिस्करेज किया जाता है जनरली, सही कि है। आप अज्यूम कुछ ना करें। हम्म। सब बातें इसकी कुरान के लफ्जों के की ग्रामर समझने में और कुरान के लफ्जों के फैलाव को समझने में, उसकी हम्म। तशरीह को समझने में सब बातें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। आप खुद ब खुद पता चल जाता है उसका। तो हम्म। उसमें अजम्पशंस लेना का तरीकाकार नहीं है, ये बहुत हम्म। बड़ा फर्क है। अच्छा, अब ये बात मैं जब आपको बताऊंगा कि जिन्नात की तख्लीक में नूर भी शामिल है, तो हम्म। इसमें तो मुझे कुछ ना कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेगी। हम्म। और इस अजम्पशन को लेने से शायद मेरी बात वेस्टर्न एकेडमिया के लिए वैलिड हो, लेकिन हम्म। शायद ये मेरी बात जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो शायद हम्म। एक्सेप्ट ना करें। ठीक है ना? तो जी यहाँ पे बिल्कुल। एक प्रॉब्लम बहरहाल है जो अभी हम्म। सॉल्व होने वाला नहीं है। इसको सॉल्व हम्म। होने कई साल लग जाएंगे कि हम्म। वेस्टर्न एकेडमिया और इस्लामिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। हमारी लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है हसन साहब, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस चीज को लेके? हाँ, हम्म। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, यानी कि कायनात में फैला हुआ खुदा खुद नूर है। खुदा ठीक है। की नूर, खुदा की तख्लीक भी है हम्म। और नूर खुदा खुद भी है। हम्म। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? हम्म। सही। अल्लाह हर चीज में मौजूद है, हम्म। हर कैफियत में मौजूद है। सही है। मेड बी मेटल, मेड बी ग्लास, मेड बी एनीथिंग। सही है। कायनात में जितनी भी तख्लीक हुई है सब के अंदर खुदा की कैफियतें मौजूद हैं, अल्लाह ताला की कैफियतें मौजूद हैं। हम्म। ये बुनियादी रीजन है कि अगर जिन्नात खल्क हुए हैं तो उनकी खिलकत में नूर लाजमन है। ये बुनियादी रीजन है। अच्छा इंसान ठीक के है। जिस्म में भी, मैं उस टॉपिक पे आने वाला था, इंसान के जिस्म में भी ये हाँ। पांचों चीजें मौजूद हैं। इंसान हम्म। के जिस्म में नूर भी है, नूर की खुराक भी इंसान लेता है। हम्म। इनका इंसान के जिस्म में आग भी है, हम्म। आग की खुराक भी इंसान लेता है। हम्म। इंसान के जिस्म में हवा भी है, हवा की हम्म। खुराक भी सांस के जरिए से लेता है इंसान। हम्म। इंसान के जिस्म में पानी भी है, इंसान लिक्विड्स भी लेता है खुराक के तौर पे। सही है। और इंसान का जिस्म मिट्टी का क्योंकि बना हुआ है, इसलिए मिट्टी से पैदा होने वाली जितनी ग़िज़ाएं हैं वो सब इंसान खाता है। ठीक तो है। इंसान के जिस्म में भी ये पांचों की पांचों चीजें हैं। सही। इससे वो पीछे चले जाएं, एक स्टेप पीछे चले जाएं, तो हम्म। फिशेस जो कि पानी की मखलूकात हैं, जी। जो कि मैमल्स कहलाते हैं आपकी वेस्टर्न लैंग्वेज में, हम्म। इनकी खिलकत में भी ये चार पांच चीजें मौजूद हैं हम्म। सिवाय मिट्टी के। इनकी सही। खिलकत में नूर भी है, आग भी है, हवा भी है और पानी है इनकी खिलकत में। सही। तो ये तीन चार चीजों से मिलकर ये फिशेस खल्क हुई हैं। हम्म। ठीक, अब ये मेरे बुनियादी रीजन है कि जिन्नात की खिलकत में लाजमन नूर है, इंसान की बॉडी में लाजमन नूर है, फिशेस की बॉडी में लाजमन नूर है,
हवा से खल्क होने वाली जितनी भी मखलूकात हैं उनकी बॉडी में भी लाजमन नूर है, सही। जिन्नात की बॉडी में भी लाजमन नूर है, और नूर से खल्क होने वाली जो बॉडीज हैं उनके अंदर भी लाजमन नूर है, ठीक है ना। सही। और वो नूर जो खुदा का नूर है, जो खुदा है अल्लाह, वो इससे मावरा है, वो ह्यूमन ब्रेन अंडरस्टैंडिंग से मावरा है, वो औलिया अल्लाह की भी अंडरस्टैंडिंग से मावरा है। राइट। औलिया अल्लाह भी बहुत सारी मकामात पे जाकर उनकी भी हुदूद है। ठीक है। और अच्छा उनको हसन साहब मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लेके आऊंगा अभी। ठीक है, ये मैंने आपकी बात सुन ली। आपने एक और बात जब आप अपनी गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने उसमें कहा था कि फरिश्ते, यानी कि जब आप मलाइका की बात कर रहे हैं तो वो एक आपने एक अलग चीज बताई, लेकिन आपने मलिक की एक बात जो की, आपने कहा ये मलाइका से अलग है। वो कैसे अलग है, उसको जरा क्या कैसे देखते हैं आप? मलक का लफ्ज, फरिश्ता उर्दू जबान का लफ्ज है। जी ऐसा है। मलक का लफ्ज बेसिकली फरिश्तों के लिए इस्तेमाल होता है कुरान के अंदर। ठीक है। कुरान का जो लफ्ज है फरिश्तों के लिए वो मलक है। और हम्म। वो मैंने आपको बताया एक खिलकत खालिस नूर की है और एक खिलकत नूर आग और हवा की है, जो कि सही है। ओपन आईज से नजर नहीं आती। हम्म। ठीक, अच्छा। ये जो मखलूक नूर आग और हवा की है, ये जिन्नात हम्म। नहीं है, हम्म। ये फरिश्ते नहीं है, हम्म। ये तीसरी एक मखलूक है। ये तीसरी जिसका नाम मखलूक मलक को है। पहली मखलूक से फर्क करना, ये उस जमाने की बात है, फ्यूचर के जमाने की बात है। ये आज का साइंटिस्ट फर्क नहीं कर सकता। आज के बहुत से अच्छे दीनदार और पढ़े लिखे मौलाना हजरात भी इस फर्क को महसूस नहीं करते, नहीं अच्छा जानते एक मिनट इस सर, बात को। मैं मुझे एक बात समझने दीजिएगा। नूर आग और हवा से जो एक मखलूक बनी है, जो आपका कहना है, उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना वो फरिश्ता है, ना वो जिन है, ना वो इंसान है, लेकिन वो कोई और मखलूक है। यस। सर वो क्या है, मतलब क्या इस पे कहेंगे आप? उसके लिए कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मलकूत। मैंने एक मौलाना हजरत से इस टॉपिक को डिस्कस किया, तो हाँ। उन्होंने मेरी इस थ्योरी को वैलिड करार देते हुए कहा कि कुरान के अंदर जो खालिस फरिश्ते नूर से बने हुए जो मखलूक है उसका लफ्ज मलक इस्तेमाल किया गया है। और जो बज़ाहिर ये प्लूरल लगता है, जैसे मलक का प्लूरल मलकूत, हाँ जी। बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ये तीसरी एक मखलूक है, चौथी मखलूक पानी के जानवर, और पांचवी मखलूक इंसान। ये पांच बुनियादी डिफरेंट टाइप की मखलूक हैं जिन सब के अंदर नूर मौजूद है। नूर इन तमाम चीजों के अंदर मौजूद है, इन तमाम मखलूकात के अंदर मौजूद है। सही। राइट राइट। अच्छा हसन साहब, आप एक बात मुझे जरा बताएं। आपने जैसे कहा कि पानी जो है वो, आपने मेरे ख्याल है ऐसा कुछ कहा था कि आग का लिफाफा, आपने लिफाफे से तशबीह दी थी उसको। ये कैसे मुमकिन है? ये बात पानी समझ के नहीं आ रही। अंदर आग कैसे है, हाँ, ये आपने जो पानी के अंदर लिफाफे से हीट तशबीह कैसे दी। है, इन अदर वर्ड्स पानी के अंदर हीट कैसे है। एग्जैक्टली क्या? ठीक है ना। आप सादी सी बात है, ये जो पानी उबालते हैं बिफोर बॉइलिंग, बिफोर कमिंग इनटू बबल्स, जब वो उसकी ऑक्सीजन बाहर आ जाती है पानी से और वो पानी के हिस्सा नहीं रहती, उससे पहले वो पानी में होती है, हम उसको सिर्फ ऑक्सीजन बोलते हैं या हाइड्रोजन बोलते हैं। सही। ठीक है, लेकिन इससे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर और भी कोई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन आई या केमिस्ट अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए। राइट ठीक राइट। है, सही सर, बिल्कुल ठीक है। सर एक बात आप बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू करें सर। अब क्योंकि इंसानी ह्यूमन बॉडी की ठीक। तरफ आ गए थे और आपने कहा था कि उसमें भी नूर शामिल है। जी। अब मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो अगला सेंटेंस है सूरह अलहम्द का, सूरह अलहम्द जो है बेसिकली सारे कुरान की समरी है। कुरान की तमाम तर एक्सप्लेनेशंस हैं क्रिएशंस के बारे में, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के ऊपर, दुनिया जहान के तमाम टॉपिक्स के ऊपर कुरान कोई ना कोई अपनी राय रखता है। सही है। कुरान के अंदर जो कुरान की जो समरी है वो सूरह अल-हम्द है, और ठीक है। सूरह अल-हम्द की समरी जो है वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अगला जो सेंटेंस है, ये भी आप नोट करें कि सूरह अल-हम्द की जो 7 आयतें, टोटल 7 आयतें हैं सूरह अल-हम्द में। सही है। 7 का हिंसा जो है बड़ा टिपिकल सा है। सूरह यासीन को अगर आप स्टडी करें
तो उसके अंदर 7 दफा लफ्ज मुबीन आया है, खुली हुई, खुला झूठ या खुली सच या सही खुली है, किताब ठीक या है। खुली अच्छाई, खुली बुराई। ये जो हम्म, खुले का लफ्ज है ना, मुबीन का लफ्ज, ये हम्म, सूरह यासीन में 7 दफा आया। ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 7 बुनियादी पॉइंट्स हैं जो शऊर को बुलंद करने का एक बड़ा गेयर जिसे समझे आप, समझे जाते हैं। ठीक है। इंसान का जो पहला जो पॉइंट है, जो हम्म, बुनियाद, ये अच्छा, इस थ्योरी को हिंदू थियोलॉजी ज्यादा क्लियरली डिफाइन कर रही है, बता रही है। ठीक इस है। थ्योरी को जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नूर के 7 पॉइंट्स हैं, हाँ, जिसमें टॉप मोस्ट पॉइंट सर के ऊपर जो एक फव्वारा जैसा है जो नूर का हाँ, निकलता है, हाँ, जो खुली आंख से नजर नहीं आता या हम्म, वलियों को नजर आता था या आता है, हम्म, हम्म, ये नूर का टॉप पॉइंट है। इसके हम्म, अलावा एक ये आंखों के दरमियान, जी, नाक के ऊपर, यहाँ पे भी हम्म, एक, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं या सही, पिनियल ग्लैंड्स कहते हैं, ये ग्लैंड्स का काम बेसिकली कायनात से मौजूद शुआएं एब्जॉर्ब करना है। ठीक है। ये नूर की शुआएं एब्जॉर्ब करने के ग्लैंड्स हैं बेसिकली, हम्म, जिसको थर्ड आई, वेस्टर्न वर्ल्ड इसको थर्ड आई से तशबीह देती है, ठीक है। या हम इसको कहते हैं दिल की आंख, हम्म, दिल से सही, देखने वाली आंख। हम्म, ये अक्सर जिसे हम कहते हैं सच्चे जो आशिक होते हैं, जो खुदा से सच्चा इश्क, मजाजी इश्क से मावरा होकर हकीकी इश्क को समझते हैं, हम्म, वो उनकी ये थर्ड आई खुल जाती है। और ये ठीक जब है। ये थर्ड आई खुल जाती है तो ये हम्म, जिन्नात और तमाम मखलूकात का नज़ारा अपनी खुली आंख से करते हैं। बल्कि इंसानों हम्म, की बॉडी के इर्द गिर्द जो अनवार इंसान की बॉडी से रेडिएट कर रहे हैं, वो भी हम्म, इनको क्लियरली नजर आते हैं। वेस्टर्न साइंस ने इन अनवार को ऑरा बोला है, AURA, ऑरा। ठीक है। वेस्टर्न साइंस ने ये जो रेडिएशन हो रही है ह्यूमन बॉडी से, हम्म, इसको ऑरा बोला है। ठीक है। और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑरा के को भी डिटेल में स्टडी करें तो हम्म, उसके 7 मुख्तलिफ लहरें हैं उसकी। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरह यासीन में 7 दफा मुबीन का लफ्ज, जैसे अलहम्द में 7 आयतें, जैसे सही है। इंसान की बॉडी में 7 पॉइंट्स शऊर की हम्म, बुलंदी के, हम्म, जैसे जब आप नमाज में सजदे की कैफियत में जाते हैं तो आपके 7 पॉइंट्स होते हैं जो जमीन हम्म, को टच करते हैं। ठीक है। ठीक है, इन सब का आपस में एक रब्त है। इस हम्म, रब्त को वो लोग ज्यादा क्लियरली डिस्क्राइब या हम्म, डिसाइफर कर सकेंगे जो हम्म, इस्लामिक साइंसेस को भी गहराई से समझेंगे हम्म, और वेस्टर्न साइंसेस को भी गहराई से समझेंगे। ये काम सही, उस वक्त होंगे जब यूनिवर्सिटीज और मदरसे एक ही जगह पे होंगे, राइट। और सर ये मेरे आज दो की सवाल बात हैं यहाँ पे। नहीं, फ्यूचर की बात है। राइट हसन साहब, मेरे दो सवाल आते हैं यहाँ पे। एक मेरा हम्म, सवाल ये है कि जैसे आपने नूर की बात की, तो मैं उसमें ये कहूंगा कि हम रूह को फिर कैसे हम रूह को नूर के तौर पे नहीं ले सकते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस नूर की आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली रूह है? रूह जो आपके बॉडी में होती है, जब इंसान मर जाता है रूह उसकी निकल जाती है तो उसकी बॉडी रह जाती है और फिर वो मर जाता है, तो हो सकता है कि वो नूर बेसिकली वो रूह हो? ऐसा है, मैं गलत समझ रहा हूँ? अच्छा, मैं इस बात को ऐसे बताऊंगा कि हम्म, आपकी बॉडी के अंदर जो 7 पॉइंट्स हैं उसमें जो 5वां पॉइंट है वो आपके गले का नरखरा है, ठीक है। यहाँ है। हम्म, ये लिंक है बिटवीन ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। जैसे आपका मॉनिटर हाँ, लिंक है आपके तमाम सीपीयू वगैरह के साथ, आपका मॉनिटर ठीक है। लिंकिंग एक तार लगाता है, हम्म, ऐसे लिंकिंग पॉइंट है। इस लिंकिंग पॉइंट के बियॉन्ड 2 पॉइंट्स और हैं, एक थर्ड आई पिनियल ग्लैंड्स और एक सर के ऊपर जो सही, फाइनल ऊपर है। इसी ठीक तरह है। नूर की जो छठी और 7वीं कैफियत है, इसके हम्म, बारे में औलिया अल्लाह भी कम कम बात कर पाते हैं, हम्म, ज्यादा बात नहीं कर पाते। 7वीं कैफियत के बारे में तो इवन नबियों और पैगंबर के यहाँ भी ज्यादा खुलकर बात नहीं है। कुरान में इसको ऐसे बयान किया गया है जैसे यासीन का लफ्ज या कहा सा का लफ्ज या अलिफ लाम मीम का लफ्ज, ठीक ये है। कोड लैंग्वेज है ठीक है। बिटवीन गॉड एंड प्रॉफिट।
सही। इस कोड लैंग्वेज को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डिसाइफर या डिस्कवर प्रॉपरली कर ही नहीं पाया आज तक। सही है। ठीक है, हम्म। इसलिए आपका सवाल बेसिकली था कि रूह जो ह्यूमन बॉडी में है, क्या ये हाँ। वो है नूर है जो खुदा का नूर है, या वो खिलकत वाला नूर है? नहीं, मैं ये आपका जानना चाह रहा हूँ। बुनियादी सवाल ये मैं था। मैं मैं सवाल आपको समझा देता हूँ। मेरा सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस नूर की बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि जो मौजूद है खुदा की खिलकत में, तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो नूर मौजूद है इंसान में, वो हो सकता है रूह की फॉर्म में हो। ऐसा है? हो सकता नहीं है, लाजमन है। वो ठीक है। नूर जो है वो इंसान के अंदर रूह की फॉर्मेशन में मौजूद है। हाँ, मैं लेकिन ये कह रहा क्योंकि था। इंसान के अंदर नूर की फॉर्मेशन में एक दो और चीजें भी मौजूद है ह्यूमन बॉडी में, ठीक इसलिए है। वो नूर इससे डिफरेंशिएट करना जरा कंपैरेटिवली उस वक्त तक मुश्किल होता है जब हम्म। तक इंसान मर नहीं जाता, हम्म। जब तक इंसान सो नहीं जाता। नींद को भी आप हाफ डेथ बोलते हैं। हम्म। ठीक है, ये हाफ डेथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी रूह जो होती है ये बॉडी में कायम उस सूरत में रह सकती है कि हम्म। इसको तीसरी चीज होती है उसको पकड़ के रखने वाली एक ही जगह पर। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वेस्टर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको हम एनर्जी बॉडी कहते हैं, हम्म। और हम अपनी मशरकी अपनी इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको हमजाद बोलते हैं। ये ठीक है। हमजाद आपकी बॉडी में होता रहता है, और हम्म। ये रात को नींद के वक्त निकल जाता है आपकी बॉडी से और सारी दुनिया की कायनात की सैरें करता फिरता है, अच्छा जैसा ठीक कि है, मैं आपको सर जैसे ये उसको यहाँ ब्रेन ले एक और जगह रोकूंगा। मैं आपको रोक के दो बातें यहाँ से जरूर पूछूंगा आपसे। सर एक तो ये कि जहाँ तक मेरी मैंने जो सुना है या पढ़ा है, उसमें मेरी इन माय लिमिटेड नॉलेज मुझे ये पता है कि रसूल खुदा से भी मेरा ख्याल है कि सवाल किया गया, जहाँ तक मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, आई एम नॉट स्कॉलर, कि रूह क्या है। वो तुमसे रूह का सवाल करते हैं या रूह के बारे में पूछते हैं, तो कह दो ये खुदा का अमर है। तो ये इसको फिर आप कैसे लेते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक तो ये सवाल है मेरा। दूसरा, आपने जैसे हमजाद की बात की कि वो रात को आपकी बॉडी से निकलता है जब हम ख्वाब देखते हैं, और फिर वो एक डिफरेंट जगहों पे हम जाते हैं, फिर हमें लगता है, हम बताते हैं हमने ये ख्वाब देखा था, तो बेसिकली हमारे वजूद में से वो हमजाद निकला था जो आपने बताया। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो कॉमन परसेप्शन है, जो लोग सोचते हैं सर, वो ये कहते हैं कि बेसिकली, मैंने जो जितना सुना लोगों से जो ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, या कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी वो आपकी रूह निकलती है, तभी आप उसको हाफ डेथ कहते हैं, कि आपकी रूह निकलती है और वो ट्रेवल करके आती है। लेकिन आपने कहा कि हमजाद होता है, तो ये इन दोनों में क्या फर्क है? दूसरा सवाल मेरा ये है, पहला अमर और दूसरा ये दो, इन हमजाद और रूह का फर्क फिर आप क्या कैसे बयान करेंगे? जी। मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। जी। वो ये कि जब नॉर्मल इंसान के, क्योंकि सेंसेस सिर्फ 5 हवास तक महदूद हैं, इसलिए हम्म। वो तमाम मामलात, वो तमाम फिनोमेना हम्म। जो 5 सेंसेस से बियॉन्ड हो रहा है, उसके हम्म। बारे में कोई डेफिनेट बात करना ही इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। ये बात तो वो बेहतर कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं जो इन एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं। हम्म। इनमें एक नाम नोट करने वाला है, वो मेरे तमाम ऑडियंस है वो भी नोट कर लें। एक बड़ा हम्म। इंपॉर्टेंट नाम है, ट्यूसडे लॉबसंग रामपा। एक आदमी अच्छा। का नाम था जो हम्म। 1980s में शायद जिसका इंतकाल हुआ। हम्म। उस आदमी की किताब एक बड़ी मशहूर किताब है, यू फॉर एवर। यू यू फॉर फॉर एवर। एवर। ठीक है। इस किताब में उसने बड़ी डिटेल में तमाम बातों को डिस्कस किया है, हम्म। रूह को भी, हमजाद को भी, और बाकी बॉडी को भी उसने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और हम्म। उसने बाकायदा ये फन सिखाया है कि कैसे एक नॉर्मल इंसान जो है इस काबिल हो सकता है कि हम्म। वो दानिस्ता तौर पर अपने हम्म। हमजाद को कहीं भेजे और उससे कोई काम ले ले। अपने हमजाद से हमजाद को काबू करने का एक आपने सुना तो होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें अपने सेंसेस को बड़े नॉर्मल और बड़े मजबूत कैफियत में लाना होता है, जो ठीक एक है। प्रोसेस से गुजर के आता है। अच्छा, आपका हम्म। सवाल था कि ये दो ही, ये कैसी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट क्यों है, कि हम हम्म। हमजाद जो है वो रूह नहीं है। आपका कहना था कि रूह है, जी। कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि रूह है। ये हाँ। लोगों की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि अजम्पशंस हैं।
ठीक है, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सही डिटेल्ड है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो लॉब्सन रंपा भी दे रहे हैं और अच्छे औलिया अल्लाह भी इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं हमें। हम्म, अगर आप कशफुल महजूब किताब उठाएं दातागंज बख्श की, या आप ये जो मिस्र के एक बहुत बड़े दरवेश थे जी, शेख अल अकबर, उनकी किताब हम्म, है, वो हम्म, उसमें उठाकर देखें तो आपको इन चीज़ों के बारे में बड़े डिटेल क्लियर बताया गया है। सही और सही, वो इंसान जो 5 हवास में महदूद है उसको हाँ, बहुत कुछ सिखाया गया है। लेकिन ये किताबें नॉर्मली हमारे यहाँ उठाता कोई नहीं है, मतलब सही अभी है, ऐसी किताबें पढ़ना हमारे यहाँ नापैद है। इवन ठीक है, दीनी मदरसों में भी ये किताबें हम्म, अब पढ़ी और पढ़ाई नहीं जा नहीं, रही। ये खालिस जी, इरफानियात कहलाती है, और हम्म, इरफानियात के उलूम हासिल करना नॉर्मल आलम दीन का काम नहीं है, ठीक है, वो नहीं ऐसा करता। सही, आपका हम्म, पहला सवाल आपका क्या था? नहीं सर, लेकिन एक मिनट, मैं खुदा हमजात की, और वो जो आपने अमर, रूह अमर जो है वो अमर, खुदा का अमर है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लूं। खुदा की तख्लीक सारी जो होती है कायनात में, उसके लिए जो बात वाज़े सामने आ रही है वो है लफ्ज़ है कुन फयकून। मैंने ठीक है, इरादा किया और वो हो गया। ठीक है, अमर कहते हैं ऑर्डर पास करने को, हम्म, उसका अमर था, उसने ये ऑर्डर पास किया, सही है, और ऑर्डर पास करते साथ ही सब कुछ हो गया। ठीक हम्म, है। नूर जिस तरीके से कायनात की तमाम वसतों में पैवस्त है, हम्म, उस तरीके से वो सिर्फ इरादा करता है और हो जाता है। ठीक है, ठीक। तो ये जो रूह है ये हम्म, खुदा का इरादा भी है हम्म, और खुदा की मखलूक भी है। सही है, वो जो नूर की 3 किस्में जो एक तो 5 तक तो मैंने आपको गिनती बताई ना, कि नूर, हवा, ये पानी और मिट्टी और ये हम्म, सब। लेकिन नूर बजाते खुद 3 हिस्सों में बटा हुआ है। हम्म, एक हिस्सा, तीनों हिस्से इंसान की खिलकत में मौजूद हैं। ये ठीक तीनों है, हिस्से दूसरी मखलूकात की भी खिलकत में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन किस तरतीब से मौजूद है ये बात करना अभी गैर अकल और गैर बयान है, क्योंकि हम्म, इन बातों को बयान करने के लिए वो एक नई किस्म की टर्मिनोलॉजी चाहिए होगी, जो बड़ी ठीक मुश्किल है, है अभी बयान करना। राइट राइट, सही। सर लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ हसन साहब, जो मैं समझाऊं कि हमजात एक अलग शय है और रूह एक अलग चीज है, ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा, मैं आपने जो मलक की बात की थी, मैंने जब आपसे ये पूछा उस पे कि वो कैसी दिखती है मखलूक, या क्योंकि मैंने तो सुना पहली बार और आपने बताया कि वो एक अलग चीज है, बिल्कुल डिफरेंट मखलूक है, तो उस पे आपने क्या जवाब दिया सर? क्या जवाब देंगे इस पे कि वो कैसी दिखती है, या उसका कोई कोई आइडिया है, कोई उसको कहीं पता लिखा है कैसे इसके चले बारे कि में? ये भी एक मखलूक है? हाँ, मतलब इसके बारे में क्या, ये तो कभी नहीं देखी ना, कभी सुना भी नहीं, मैंने तो अभी सुना है, मुझ जैसे शागिर्द ने तो आप अभी एक अदना से इंसान ने अभी सुना बहुत है से जी। काम ऐसे हैं हम्म, जो इरादे से होते हैं। ठीक है, फरिश्तों की खिलकत में इरादा नहीं है, फरिश्ते इरादा नहीं कर सकते, उनका ठीक अपना है, कोई इरादा नहीं है। हाँ, ठीक है, इरादा अल्लाह का है और फरिश्ते उसके मुताबिक एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ठीक। जिन्नात को इरादा दिया है, थोड़ा सा ठीक, उसको ऑप्शंस दिए हैं इस बात के कि तुम भी अपनी मर्जी से फैसला कर लो। थोड़े बहुत इख्तियारात दे दिए, ठीक है, ये जो शैतान था ये जिन्नात में से था, सही है, लेकिन ये बिल्कुल, इतनी ज्यादा इसने इबादत की थी कि हम्म, ये इसका हीट फैक्टर कम हो गया था और इसका हम्म, लाइट फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया था। हम्म, तो वो फरिश्तों में गिनती इसकी अक्सर होती थी, क्योंकि लाइट फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया था, फरिश्ते लाइट के बने हुए, तो हम्म, उसकी गिनती फरिश्तों में होने लग गई थी। ठीक है, था बेसिकली वो जिन्नात में से। सही, उसको ऑप्शन दिया गया हम्म, सजदा करने का, हम्म, उसने नहीं किया। हम्म, यहां से पता चलता है जिन्नात के पास ऑप्शंस हैं। हम्म, जिन्नात जिस किस्म की मखलूक है उसके पास फरिश्तों से ज्यादा ऑप्शंस हैं, फरिश्तों के पास तो है ही नहीं, ठीक है, जिन्नात के पास ऑप्शंस हैं। हम्म, ठीक। उसके बाद फिर ये जो मखलूक है जिसको मैं मलकूत का नाम दे रहा हूं, इनके हाँ, पास ये, ऑप्शंस जिन्नात से ज्यादा हैं। अच्छा, समझ आई? इनके पास ऑप्शंस जिन्नात से ज्यादा हैं। हाँ, इनके पास ऑप्शंस इंसानों से कम्युनिकेट करने के भी हैं, इनके पास ऑप्शंस फरिश्तों से कम्युनिकेट करने के भी हैं,
इनके पास ऑप्शंस जिन्नात से कम्युनिकेट करने के भी हैं, इनके पास ऐसे ऑप्शंस हैं कि इंसान जो इरादा करता है उसको मलकूत ट्रांसफर करते हैं फरिश्तों तक। सही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट गिविंग यू सम लॉजिक? आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू यू थिंक दिस concept can be understood by Western academia? सर वेस्टर्न तो हो जाए, लेकिन पहले मैं समझना चाह रहा हूँ ना, मैं एक अच्छा। लेकिन मैं यहाँ रोक के आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो मलक को समझाने की कोशिश की, उसमें आपने जो फरिश्तों के बारे में बताया वो नूर से उनकी तख्लीक की गई, ठीक है। अब आपने जिन्नात का भी बता दिया, सही है, उनको कितना इख्तियार है, उनको इख्तियार कुछ हद तक दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास सजदे वाला वाकया पूरी सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है जी, ये भी समझ आ गई। इंसानों के पास ऑब्वियसली इख्तियार है और अशरफुल मखलूकात में से बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप मलक की बात करते हैं, आप कहते हैं उनको कुछ हद तक इख्तियार है कि वो कम्युनिकेट करते हैं इंसान से किया फरिश्त। क्या इन मलक को आप मतलब औलिया अल्लाह कहना चाह रहे हैं या ये उनसे भी कोई हटके चीज है? औलिया अल्लाह की जो कम्युनिकेशन है वो फरिश्तों से भी है, वो जिन्नात से भी है, वो मलकूत से भी है, वो पानी के जानवरों से भी है, वो जमीनी जानवरों से भी है। मगर वो औलिया मलक नहीं अल्लाह है। का स्टेटस है, किस स्टेटस का है? वो कुछ कुतुब कहलाते हैं, कुछ और कलंदर कहलाते हैं, तो ठीक मुख्तलिफ है, स्टेटस है इनके। ठीक वो है। जिस स्टेटस का वली है उस स्टेटस के मुताबिक वो इन तमाम मखलूकात से कम्युनिकेट करता है। उनको मलक नहीं कहते। ये मलक नहीं है, मलक अलग है, इनसे भी अलग है। किनसे? औलिया अल्लाह से? हाँ, औलिया अल्लाह तो इंसान है ना। हाँ। औलिया अल्लाह अब तो मैं यही आ रहा इंसान हूँ। का मैं सुपरमैन है। एग्जैक्टली मैं यही आ रहा हूँ हसन साहब। तो इसकी कोई दलील है? ये मलक का कहाँ जिक्र है कुरान में, या कहीं जिक्र है, कहीं हदीस में कुछ है? जरा मलकूत बताइए। का, मलकूत जो है उनका उनका ज्यादातर काम नबियों से और औलिया अल्लाह से वाबस्ता होकर दुनिया में होने वाले बहुत सारे कामों को अंजाम देना है। मसलन अबाबील आ गई जिसने कंकरियां, वो सूरा है जिसने ठीक है, कंकरियां मान लिया। फेंकी और हाँ, कुफार का लश्कर खाए हुए भूस की तरह हो गया। ठीक है। ये अबाबील ठीक, कहां से आ गई? ये कोई कुवत है जो ले आई, सही है। ठीक है, जो ले आई। इस तरीके से हम्म, बहुत सारे ऑपरेशंस, कंट्रोल सिस्टम्स जो है, पानियों के कंट्रोल्स, हवाओं के कंट्रोल्स, सही है। कायनात में फैले हुए नूर के कंट्रोल्स, हम्म, बहुत सारे कंट्रोल्स जो हैं वो औलिया अल्लाह के रास्ते और नबियों और इनके जरिए से सही है। ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं कायनात को। ठीक है हसन साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इस जो मलक की जो आप बात कर रहे हैं, वो कहीं कुरान में, हदीस में या कहीं मौजूद है, इसका जिक्र है? मैं ये पूछ रहा हूँ। एक सादा सा लफ्ज इस्तेमाल होता है आपके आम उर्दू मुहावरे में, इस बंदे के अंदर लोगों को कन्विंस कर लेने का मलका है। ये अच्छा, मलका, सही मलका है। का लफ्ज समझे आप? ये यहीं से निकला है। अच्छा। एक इंसान की जो एक कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो हम्म, उसके इर्द गिर्द ये तमाम मखलूक इकट्ठी हो जाती है हम्म। और ये इंसानों से अपना रब बनाने की कोशिश करते हैं। सही। जब इंसान नमाजों और सजदों की तरफ ज्यादा जाता है तो हम्म, उससे फिर इनका रब बनता है और इनकी दुआएं, ये जो आप कहते हैं दुआएं कबूल हो रही हैं, ये यही हम्म। प्रोसेस होता है। इस सारे प्रोसेस को मलकूत के जरिए से एग्जीक्यूट होता है ये सारा कुछ। औलिया सही। अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन डेवलप होती है और हम्म, ये सारी कायनात में एग्जीक्यूट जो होता है, ये सारी मामला जो एग्जीक्यूट होते हैं वो इस जरिए से होते हैं। राइट। सबसे ज्यादा मलकूत, आपका बेसिक सवाल ये है कि प्रूफ क्या है कि मलकूत एग्जिस्ट करते हैं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आम अल्फाज में प्रूफ क्या है? बिल्कुल। पहला हम्म, प्रूफ तो ये है कि मलकूत की जो जो ऑप्शंस हैं उसके पास, वो हम्म। फरिश्तों और जिन्नात से ज्यादा है, पानी के जानवरों और इंसानों से कम है। ठीक। अब अच्छा। इस बात को वो समझे और वो समझाए जिसके पास समझाने की, इस बात को समझाने की एक अलग लैंग्वेज है। ठीक है, जो सही है। कुरानी लैंग्वेज है, अरबी और फारसी के अंदर इसका लिटरेचर मौजूद है। एक बात। अच्छा। हम्म, दूसरी बात ये कि आजकल नई मॉडर्न साइंस के अंदर हम्म। एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल डीएनए, गॉड डीएनए। स्पिरिचुअल डीएनए। अच्छा। गॉड डीएनए या स्पिरिचुअल डीएनए, इसके हम्म। ऊपर काम कर रहा है अमेरिका का एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रेग ब्रेडन। ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी और आपके लिए भी
आप लिख अच्छा, लें, नोट कर लें। सही। ग्रेग ब्रेडन, GREGG, ग्रेग BRADEN, ब्रेडन। ग्रेग ब्रेडन इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहा है। ह्यूमन बॉडी में नूर के ऊपर उसका अच्छा काम किया हुआ है उसने, और उसने स्पिरिचुअल डीएनए और गॉड डीएनए की स्टडीज उसने बड़ी डिटेल में की हैं, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह को भी डिस्क्राइब कर रहा है बॉडी के अंदर मौजूद डीएनए के जरिए से। थोड़ा सा बताएंगे स्पिरिचुअल डीएनए बेसिकली है क्या? डीएनए क्या है? डीएनए बजाते खुद जो है, जैसे एक फिजिकल डीएनए है, हाँ। इसी तरीके से स्पिरिचुअल डीएनए बेसिकली, फिजिकल डीएनए इंसान का फुटप्रिंट है अपने बेटे के ऊपर। एक इंसान की शख्सियत के तमाम पहलू उसके बेटे में नजर आते हैं। सही। ये फिजिकल डीएनए डिस्क्राइब करता है। स्टैटिक हो गई है उनकी। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर मेरे पास स्टैटिक हो गई है। वो अभी सही हो जाएगी, आप जारी रखिए सर जो आप कह रहे हैं, ठीक मुझे है। आपकी आवाज आ रही है। तो ये जो स्पिरिचुअल डीएनए है, ये बेसिकली इंसान के अंदर मौजूद है। ये खालिस नूर का बना हुआ है। ठीक है, राइट, सही। एक ज़ियारत वारसा, हम लोग कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में एक मखसूस स्कूल ऑफ थॉट है, जो लोग ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं। सही। ज़ियारत वारसा का एक सेंटेंस है, ये वो नूर है जो हजरत आदम से शुरू होता है और पाक साफ सुलभों के रास्ते से ये मौला हुसैन तक आता है। सही। नूर है ये विरासत, ज़ियारत वारसा विरासत का नूर है। ये नूर जायदाद का नूर की विरासत नहीं है। ये नूर अपने पैसों का विरासत, बैंक अकाउंट्स की विरासत नहीं है। ये नूर गाड़ी की विरासत नहीं है। ये नूर की विरासत है ये। सही। ठीक है, ये नूर ट्रेवल किया है हजरत आदम से मौला हुसैन तक पाक साफ सुलभों के रास्ते से। सही। ये वही नूर है जिसको ग्रेग ब्रेडन गॉड डीएनए कह रहा है, जिसको ग्रेग ब्रेडन स्पिरिचुअल डीएनए कह रहा है। राइट सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे थोड़ी सी स्पिरिचुअल डीएनए के बारे में बेसिक सी बात बता दूं, ताकि आपके और आपके ऑडियंस को ये क्लियर हो जाए। This term seems to have been introduced relatively recently to the Western academia, perhaps in the last few years, though the more general idea of spiritual inheritance is as ancient as the concept of a creator and the existence of scriptures, especially Quran. Right. Zyarate Warsa is one example of a detailed description of the spiritual DNA. Right. It was Allah, the creator, that all things emerged, as he was the one who breathed into life innumerable aspects of his own divine being. Right. Okay, it's divine being which is breathed into humans. Right. हसन साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, हम एक्सीड कर चुके हैं। बल्कि मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे ओरा फोटोग्राफी की बात की थी, तो वो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें मैं, क्योंकि आपका एक पेपर भी पढ़ रहा था, तो उसमें कॉन्सेप्ट पेपर, उसमें ये लिखा हुआ था कि इमिट करती हैं कुछ कलर्स इंसान की बॉडी से या रेडिएशंस। उसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं बहुत मुख्तसर से वक्त में? वो कि थोड़ा सवाल बड़ा मैंने ऐसा पूछ लिया, लेकिन आज आपको सिर्फ वो दिखा देता हूँ जी, उसकी फोटोग्राफी दिखा देता हूँ। हाँ। और फिर किसी सेशन में हम, जिस दिन मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर नूर को डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है उस सर, दिन फिर हम मैं इसी आपको पे एंड करेंगे। ठीक, इसको डिटेल में बताऊंगा, इसकी डिटेल्स बताऊंगा। आज सिर्फ आपको मैं इसका वो दिखा देता हूँ। राइट। क्या उसे कहते हैं, इस पे कैसे आएगा ये वो आया हुआ है इसमें, नहीं है, इसमें रखा हुआ है, मौजूद है। मैं यहाँ खोल रहा हूँ, आप यहाँ खोल लें, ये माउस ये पकड़ें, आप वहां खोल लें। मैं आपको सिर्फ आज ये फोटोग्राफ्स दिखा दूं जी। हाँ, ये खोल दें, हाँ ये वाला,
ये वाला खोल, ये वाला भी खोल दूं, ऊपर वाला पहले खोल। हाँ, ये आपने देखा नूर इन ह्यूमन बॉडी का, ये हैंड पेंटेड या हैंड मेड इमेज है, ये फोटोग्राफिक इमेज नहीं है। ओके, राइट। अब ये जो इमेजेस हैं ये फोटोग्राफिक इमेजेस हैं, ये किरलियान कैमरा से ये फोटोग्राफी की गई है। सही है। ये जो इमेजेस हैं ये इस खातून का सिर्फ बॉडी को नहीं बता रहे, बल्कि ये खातून क्या सोचती है, कैसे सोचती है, क्यों सोचती है, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो सब बातें इसकी कलर की लैंग्वेज है उसके अंदर मौजूद है। हर इंसान के कलर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। हर इंसान के रंग थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं दूसरे इंसान से। अरबों इंसान है इस दुनिया में, सबका ऑरा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कलर्स की फैब्रिकेशंस को अगर मद्देनजर रखी जाए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अल्लाह के अनवार 100 बुनियादी किस्में हैं, उसकी नूर की 100 बुनियादी किस्में हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, ये तमाम मुख्तलिफ किस्में हैं नूर की। कुछ तो किस्मों का इंसान को पता चल गया है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी किस्में हैं नूर की जिसका इंसान को पता भी नहीं चला। बिल्कुल सही हसन साहब। ये वो नूर की, ये इंसान की थॉट्स को डिस्कवर करने वाला कैमरा है किरलियान फोटोग्राफी, ऑरा फोटोग्राफी, जो अब रिसेंटली पिछले 15-20 साल में डेवलप हुई है। ठीक है, ठीक है। ये साइंसेस जो हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड और इवन इंडिया और इवन जापान वगैरह में मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक वर्ल्ड अभी तक इन साइंसेस से आगाह नहीं है। ठीक है हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त निकाला और इतनी अच्छी गुफ्तगू की। आप जरा इसको स्टॉप कर सकते हैं शेयरिंग को, ताकि फिर हम वापस बैक टू द स्क्रीन हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं जरा फिर से बताइएगा। मैं कह रहा हूँ आपने जो स्क्रीन शेयर की है आप उसको उस पर क्लिक कर दें, स्टॉप शेयरिंग। अच्छा, वापस स्क्रीन पे आ जाएं। जी जी जी, जिस पे जो शेयर कर रहे थे उस पे वापस आ जाएं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, आपने टाइम दिया। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। और आई एम श्योर कि हम मुख्तलिफ लोगों ने ये प्रोग्राम देखा और उनको समझ आया होगा, या उन्होंने उनके कई सवालात भी उनके दिमाग में डेफिनेटली आए होंगे। बट आई थिंक इट वाज वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, इट वाज अ वेरी डिफरेंट रिसर्च दैट यू हैव कम अप विद। और बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं लगा। मैं वाइंडिंग एक एंड में जरा बात कर लूं कि आज मैं बेसिकली तो इस मकसद के लिए आया था कि ह्यूमन बॉडी में जो नूर है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करूं, जिसके जेल में ये ऑरा फोटोग्राफी वगैरह डिस्क्राइब करनी थी मुझे। लेकिन मैंने ये बेहतर समझा कि पहले मैं अपनी बुनियादी बात कर लूं, क्योंकि मेरी बातें बहुत मुख्तलिफ हैं नॉर्मल प्रोफेसर की बातों से, जो क्वांटम फिजिस्ट्स हैं उनकी बातों से, या औलिया अल्लाह की बातों से, यानी कि रिलीजियस स्कॉलर्स की बातों से भी मेरी बातें बहुत मुख्तलिफ हैं। इसलिए मैंने आज बुनियादी बातें करना मुनासिब समझा, ताकि जो नई पहली दफा मेरी बात सुन रहे हैं उनके लिए एक बुनियादी सा वो जमीन बन जाए जिसके ऊपर मेरी तमाम थ्योरीज मौजूद हैं। अब जो अगली बात जो करनी है मुझे, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर नूर की बात करनी है, वो इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में हम ये टॉपिक रखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इसका इंतजाम किया, इस बात का इंतजाम किया कि मैंने इतने सारे लोगों से बात कर ली। बहुत शुक्रिया सर, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। ठीक है जी, इसको ऑफ कर लें आप। तो ये हमारे साथ थे हसन साहब, और बहुत मुख्तलिफ इनके साथ जो है वो गुफ्तगू रही है, और बड़े डिफरेंट पहलुओं पे बात की सर ने, और उनकी जो रिसर्च थी वो उस पर मज़ीद काम कर रहे हैं और मज़ीद हमसे शेयर करेंगे मे बी इन फ्यूचर। सो आई एम श्योर दैट यू माइट हैव लर्न समथिंग, और यू माइट हैव कम अप विद समथिंग दैट यू माइट नॉट हैव हर्ड। सो बहुत शुक्रिया आप सबका भी कि आप लोगों ने इतना वक्त निकाला और हमारी इस पूरी ट्रांसलेशन को देखा, इस कॉन्वर्सेशन को देखा। एंड टेक केयर जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफ़िज़।